लास्ट टाइम हमारे पास जो है हम हाइपोथेसिस टेस्ट की बात कर रहे थे। और हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर हमारे पास जो मेन जो इस वक्त तक रिजल्ट्स हम कर रहे थे कल, उनमें ये था कि कब जो है हम रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को, व्हेन टू रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस। और इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट थी, जिनके अंदर हमारे पास दो थी, वन टेल टेस्ट। अच्छा, एक तो ये था पहले कि आपको अगर सिग्मा नोन है, यानी कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है, तो उस वक्त में सिग्मा नोन है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, तो उस वक्त में आपके पास उसके अंदर भी फिर जो है ना वो केसेस आ रहे थे। एक थी आपके पास वन टेल टेस्ट, और उस वन टेस्ट के अंदर जो है एक लोअर टेल टेस्ट था, और दूसरा था अपर टेल टेस्ट। और इसके अलावा आपके पास टू टेल टेस्ट थी। वन टेल वन टेल के अंदर लोअर थे, ये कब ऑपरेट कर रहे थे हम लोग, जब हमारे पास एच नॉट जो था वो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू था, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू वाज लेस देन सम वैल्यू म्यू नॉट। और अपर टेल की कब, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस में म्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू सम म्यू नॉट था, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट था। और अगर टू टेल टेस्ट की बात करें तो वहां पर हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है वो म्यू टू बी म्यू नॉट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये आपके पास जो है वो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की फॉर्म होती है, और हर फॉर्म के हिसाब से उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई की जाएगी। अगर ये फॉर्म होगी तो लोअर टेल टेस्ट लगाई जाएगी, लेकिन वो वन टेल टेस्ट होगी। अगर ये फॉर्म होगी तो अपर टेल टेस्ट लगाई जाएगी, लेकिन वो वन टेल टेस्ट होगी। और अगर ये फॉर्म होगी तो हम टू टेल टेस्ट लगाएंगे डायरेक्टली, इसमें कोई अपर लोअर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले वाली जो दो है, लाइक जो हमारे पास है लोअर और अपर टेल टेस्ट, उनके लिए तो हमने चीजें कल तकरीबन कर ली थी। बाकी जो टू टेल टेस्ट है उसका शायद थोड़ा एग्जाम्पल रह जाता है। तो वी आर डन टिल दिस, एटलीस्ट दिस थिंग वी आर डन टिल दिस। तो लोअर टेल टेस्ट में सबसे पहले आपके पास एक हाइपोथेसिस होगा, फिर आप उसके बेसिस पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, और इसके अलावा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर आपको बीच में लेनी होती है, यहाँ पर भी। और इनकी बेसिस पर फिर यहाँ पर आप जेड लेंगे, और फिर ये आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये जेड वाला स्कोर। तो इसके बेसिस पर फिर आप या तो पी वैल्यू लगाएंगे या फिर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। इन दोनों को हमने लोअर टेल टेस्ट में भी कल डिस्कस किया था, और अपर टेल टेस्ट में भी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगर आपके पास टू टेल टेस्ट है तो उसको भी हमने देखना है कि किस तरह से जाना है। उसको हमने डिस्कस तो किया था इन रफ सेंस, लेकिन वी डिडंट डू एनी एग्जांपल रिलेटेड टू टू टेल टेस्ट। तो अब अगर टू टेल टेस्ट की बात करते हैं तो होता क्या है उसके अंदर, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट टू टेल टेस्ट। सेम बात है, सबसे पहले आपने जो है वो डेवलप करना है हाइपोथेसिस, डेवलप करना है आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करना है सबसे पहले, जिसकी फॉर श्योर ये वाली फॉर्म होगी, क्योंकि हम टू टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ये दो, इनमें से कोई एक मतलब
नल हाइपोथेसिस फॉर्म का होगा और आपका अल्टरनेटिव इस फॉर्म का होगा। इसके एकदम बाद आपका जो स्टेप 2 आ जाएगा, उस स्टेप के अंदर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी। जहां पर आप वैल्यू फाइंड करेंगे अल्फा की, कोई आपको अल्फा गिवन होगी, और उसके बाद आप फिर स्टेप 3 पर चले जाएंगे, एंड योर स्टेप 3 वुड बी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, यहाँ पर आप z फाइंड करेंगे इसमें, और z के लिए आपके पास x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर n। ये म्यू नॉट होता है यहाँ पर, ये म्यू कल शायद मैं लिख रहा था, एक ही बात है, म्यू नॉट ही है ये। तो ये आप यहाँ से z स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे, और z स्टैटिस्टिक्स फाइंड करने के बाद फिर आपके पास दो चॉइसेस होंगे। एक होगी आपके पास p वैल्यू अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच के अंदर आपने पी वैल्यू फाइंड करनी होगी। लेकिन पी वैल्यू इस केस में कैसे फाइंड की जाएगी, लेट्स डिस्कस दैट। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ना टू टेल टेस्ट है ये वाली। तो आपके पास जो कर्व बनती है नॉर्मल, वो इस तरह से बनेगी, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो जो पी वैल्यू होता है, वो पी वैल्यू बेसिकली क्या आपको बता रहा होता है, अगर हम लोअर और अपर के केस में बात करें, तो पी वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। अगर लोअर का केस था तो उसमें हम ये देख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू। और अगर अपर टेल की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू। वो जो वैल्यू, ये जेड स्टैटिस्टिक्स वाली वैल्यू होती है ये, और ये जेड स्टैटिस्टिक वाली वैल्यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपका जो जो ये वाला केस है, यानी कि ये आपका जो अ, अपना टू टेल टेस्ट केस है, इसमें आपके पास क्या होगा, आप जब आप बात करते हैं इसमें पी फाइंड करने की, तो आपके पास यहाँ पर दो जो है ना आ जाएंगे, लोअर बी और अपर बी। यानी यू नीड टू प्रोबेबिलिटीज, यानी एक ये वाली प्रोबेबिलिटी भी आपको कंसीडर करनी है लोअर वाली, और दूसरी अपर वाली भी, दोनों को आपने कंसीडर करनी है। तो अगर आप लोअर वाली अपर वाली फाइंड कर रहे हैं, तो अगर आपको इजी लग रहा है जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके केस में ये अपर वाली आप फाइंड कर सकते हैं, तो पी वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अपर, z ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स फाइंड की है ये वाली, यानी सिग्मा ओवर एन। और अगर लोअर फाइंड कर सकते हैं आप किसी केस में इसी तरह से, तो फिर 2 टाइम्स आप लोअर कर देंगे, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आपकी बन जाएगी पी वैल्यू। और उसके बाद फिर सेम बात है कि अगर आपकी पी वैल्यू जो है, इफ पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, देन रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच की। इसी के लिए क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 टेल्ड। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आपके पास होगा अल्फा बाय 2, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे, यानी जो भी आपके पास अल्फा वैल्यू होगी उसको हाफ कर देंगे। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस वाली बात देखें कि हम जब लोअर टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट को थोड़ा सा देखें, तो उस वक्त क्या कर रहे थे हम लोग। लोअर
या अपर के केस में, हम लोअर के केस में लेट से चेक करें, अगर लोअर टेल टेस्ट की जब हम बात कर रहे थे तो उसको देखते हैं कि वहां पर हम जो है वो क्रिटिकल वैल्यू, यानी ये जेड अल्फा उस वक्त जो हम फाइंड कर रहे थे उसकी उसका मतलब क्या था। तो हम ये कह रहे थे, जब हम लोअर की बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए यहाँ पर जेड अल्फा के जिसके बाद, यानी जिसकी ये लोअर टेल में आपका जो एरिया है वो अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो वो जो वैल्यू यहाँ पर जो आ रही होती है उसको आप जेड अल्फा वैल्यू नाम देते हैं लोअर के केस में। अच्छा, इसके बाद अपर के केस में हम क्या कर रहे होते हैं, अपर के केस में हम यहाँ पर एक जेड अल्फा वैल्यू चाहिए होती है सच दैट इसके अंदर एरिया अल्फा हो जाए। तो अब इन दोनों को देखते हुए इनकी बेसिस पर हमें जो है वो ये देखना है कि हम जो है वो टू टेल टेस्ट के अंदर इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास in place of z alpha you will have to find probability z less than equal to, yeah, depending on z alpha by 2 uh, with the probability alpha by 2। इसको हम कंप्यूट करेंगे, यानी अल्फा बाय 2 के हिसाब से ये z अल्फा बाय 2 की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। और इसके लिए हमारे पास दो चांसेस आएंगे, यानी एक आपके पास नेगेटिव में जेड अल्फा बाय 2 वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव में जेड अल्फा बाय 2 वैल्यू आएगी। तो हम इसको देखते हैं फर्दर, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल करेंगे तो वहां पर एक माइनस जेड अल्फा बाय 2 आएगा और दूसरा प्लस जेड अल्फा बाय 2 आएगा। तो फिर आप रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि रिजेक्ट करेंगे हम नल हाइपोथेसिस को अगर हमारे पास जो जेड है वो लेस देन इक्वल टू है माइनस जेड अल्फा बाय 2, और एक्सेप्ट करेंगे जब ग्रेटर देन इक्वल टू है जेड अल्फा बाय 2। रिजेक्ट इफ, यानी और सॉरी, रिजेक्ट इफ जेड इज लेस देन इक्वल टू माइनस जेड अल्फा बाय 2 और जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2। इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड करती है तो वी विल रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर आप यही चीज करेंगे। और आगे चलकर हम इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इस क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को अप्लाई करेंगे। वेल, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, यानी टू टेल टेस्ट के लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फॉर टू टेल्ड टेस्ट। एग्जाम्पल ये है कि द यूएस गोल्फ एसोसिएशन, द यूएस गोल्फ एसोसिएशन establishes rule that manufacturers of golf equipment must meet the यूएस गोल्फ एसोसिएशन, जिसको हम यूएसजीए कहेंगे आगे। यूएसजीए एक रूल बनाती है जो कि हर गोल्फ इक्विपमेंट को लाजमी जो है पूरा करना है, मस्ट मीट। यानी जो यूएसजीए के रूल्स हैं वो लाजमी जो है जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं गोल्फ इक्विपमेंट्स के, वो उनको लाजमी पूरा करें। इफ देयर प्रोडक्ट्स आर टू बी एक्सेप्टेबल फॉर यूज एट यूएसजीए, इफ दे वांट देयर प्रोडक्ट टू बी एक्सेप्टेबल, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ
गोल्फ इक्विपमेंट, तो आपके पास कुछ रूल्स होंगे यूएसजीए की तरफ जिनको मानना है। अगर आप उनको नहीं, उनके ऊपर पूरा उतर रहे, तो आपके पास जो है वो देयर आर चांसेस के यू गेट रिजेक्टेड, या आपके पास जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी वाली कंडीशन आप खत्म हो जाएगी और आपकी प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, अब एक आपके पास कंपनी है जिसका नाम है मैक्स फ्लाइट। मैक्स फ्लाइट, वी हैव अ कंपनी जिसका नाम है मैक्स फ्लाइट। और ये मैक्स फ्लाइट क्या करती है? मैक्स फ्लाइट इज मेकिंग golf balls with a mean driving distance of 295 yards। तो जो कंपनी जो बना रही है गोल्फ बॉल्स, उनकी ये खसूसियत है कि उनका जो मीन ड्राइविंग डिस्टेंस है वो 295 यार्ड्स है। अब अगर 295 यार्ड्स से कम हो जाएगा तो भी मसला है, ज्यादा हो जाएगा तो भी मसला है। ऐसे हो सकता है कि आपका जो ये मीन ड्राइविंग डिस्टेंस है, इसको मैं म्यू कह देता हूँ, मीन ड्राइविंग डिस्टेंस, लेट्स कॉल दिस एज म्यू। अगर म्यू आपका यानी मीन ड्राइविंग डिस्टेंस है वो 295 से कम हो जाए, तो इससे क्या होगा कि आपके जो जिनको आप सेल कर रहे हैं उनके अंदर बेचैनी होगी, और आपके पास भी एक बेचैनी होगी कि आपके सेल्स कम हो जाए, यानी आप एक क्वालिटी को बरकरार नहीं पर रख पा रहे। यू हैव वरीज ऑफ लूजिंग सेल्स, यानी आप सेल्स को लूज कर सकते हैं, ये आपको इसकी वजह से हो सकता है। या अगर मीन ड्राइविंग डिस्टेंस से म्यू ज्यादा हो जाता है, अगर यानी ये 295 से ज्यादा हो जाए अगर आपका मीन ड्राइविंग डिस्टेंस, तो इससे फिर क्या है कि आपने जो एक एक्सेप्टेबिलिटी दी हुई है कि 295 हम देंगे, तो फिर इसके लिए आपके पास यूएसजीए जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और वो इसको आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशन से क्या पता चल रहा है? इनसे ये पता चल रहा है कि आपका जो म्यू है वो 295 यार्ड्स के बराबर होना चाहिए, यानी मीन ड्राइविंग डिस्टेंस। अगर इसके बराबर नहीं है तो यू आर समहाउ इन अ ट्रबल। तो जो आपकी कंपनी है उसके अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल आपके पास टीम होगी, या आपके पास कोई क्वालिटी कंट्रोल का बंदा होगा जो उनको मॉनिटर करता होगा, जो आप चीजें बनाते हैं, जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो क्या करेगा? वो इस प्रोसेस को चेक करेगा। अब ये सपोज करें कि मैक्स फ्लाइट्स कोऑर्डिनेटर या क्वालिटी कंट्रोल कोऑर्डिनेटर या क्वालिटी कंट्रोल टीम जो है वो स्टडी करना चाह रही है अपनी, यानी वो सर्वे कर रही है, यानी वो चेक करना चाह रही है वेदर देयर प्रोसेस इज गोइंग वेल और नो। मैक्स फ्लाइट्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम या क्वालिटी कंट्रोल टीम टेक्स सैंपल्स, यानी वो 50 सैंपल्स लेते हैं, एंड दे वांट टू मेक श्योर, they want to know if there is any trouble, यानी कोई ट्रबल तो नहीं है 295 बनने के अंदर, 295 मीन यार्ड डिस्टेंस। तो जैसे क्वालिटी कंट्रोल टीम का बंदा जो जाएगा या वो टीम वाले जाएंगे, वो जो प्रोसेस है जहां पर बाल बन रहे हैं, तो वहां से बाल उठाएंगे और उनको जो है वो चेक करेंगे मीन ड्राइविंग डिस्टेंस को। तो सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमने पहले ही कल भी कहा था कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं जहां पर आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वहां पर आप उनको जो प्रोडक्ट बन रही है या जो प्रोसेस बन रहा है उस प्रोसेस को आप लेबल लेबल तो नहीं समझे, यहाँ पर अजम्पशन लगाएं आपके आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है।
तो अगर आपका प्रोसेस ठीक चल रहा है, यानी आपकी जो मशीन है वो काम ठीक कर रही है, यानी जो आपका प्रोसेस है जहां से वो गोल्फ बॉल जनरेट हो रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट्स फाइन। तो वो जो फाइन अजम्पशन है हमारी, वहां से हमारे पास सीधा सीधा नल हाइपोथेसिस आ जाता है। जैसे हमने प्रीवियसली फ्यूल वाले पे भी शायद यही किया था कि आप ये अज्यूम करते हैं कि भाई चले प्रोसेस सही चल रहा है। अगर प्रोसेस सही चल रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जो मीन ड्राइविंग डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए 295 के यार्ड्स के। फिर जब ये आपने नल हाइपोथेसिस डेवलप कर दिया तो आपको इसके साथ साथ मिलता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो ये हो सकता है कि नहीं, ऐसा ना हो। So in this way, for your company's this particular survey or this particular, uh, study, you get this, hypothesis, alternative and null both. Now this particular form of hypothesis, null hypothesis or alternative, you can see that this is easily falling into two-tail test. So if it is falling into the two-tail test, so we will definitely go for two-tail test. यानी two-tail test यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है, यानी आपका म्यू जो है वो 295 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं रिजेक्ट कर सकते नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब है कि बनने दे बाल्स को और आपका जो प्रोसेस है वो सही जा रहा है। तो लेकिन ये है कि हमारे पास जो आप सैंपल लेंगे अभी, यानी ये दैट वाज स्टेप 1। चलें स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 आपके पास है अल्फा का होना। ये आपके पास मिलेगा स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं से। इस केस में जो अल्फा है मेरा वो है, लेट मी चेक, इट्स 0.05 लेट्स से, यानी ये आपके पास अल्फा की। जब आपके पास अल्फा भी आ जाएगा तो उसके बाद स्टेप 3 जो है वहां पर आप टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाएंगे। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो आप सबसे पहले z फाइंड करेंगे, जो कि बराबर होता है x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर n। ये तो हमें पता है कि n जो है वो बराबर है 50 के। 50 सैंपल लिए हैं आपने, और उस 50 सैंपल्स की जब स्टडी की जाती है तो वहां से पता चलता है कि आपका जो x बार है वो बराबर है 297.6 यार्ड्स। और इसके अलावा प्रीवियस स्टडीज से या कहीं से भी आप उस प्रोसेस के अंदर आपको सिग्मा भी मिला हुआ है और वो है 12 यार्ड्स। तो आपके पास ये सारी डेटा है, तो इसका मतलब आप आराम से आप जेड फाइंड कर सकते हैं एटलीस्ट। तो आप जेड के लिए क्या करेंगे, जेड इक्वल टू 297.6 माइनस 295 डिवाइड बाय sigma is your 12 divided by this 50. Now you compute this and tell me what the result is. Please use करें चैट को, चैट में बताएं कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ये बताएं जरा। Yes, so we get 1.532. Fine. So we get 1.532 को इग्नोर करें या रहने दें, अप टू यू। तो ये आपके पास z आ जाता है। जब आपके पास z आ जाएगा तो अब आप p वैल्यू की तरफ जाएंगे। थैंक यू, आई हैव गॉट 3 रिस्पॉन्सेस। यस फाइन, ओके। सो 1.53 आपके पास आंसर आ जाता है। इसके बाद अब हम चले चले जाएंगे p वैल्यू अप्रोच की तरफ। यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास, एक पी वैल्यू अप्रोच है और दूसरी क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है।
तो हम पहले पी वैल्यू अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। थैंक यू। तो जब पी वैल्यू की बात करते हैं तो पी वैल्यू के अंदर, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि पी वैल्यू के अंदर आपके पास, जब आप टू टेल टेस्ट की बात कर रहे थे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होगी एक, यानी यहाँ पर कोई जेड वैल्यू है आपकी, जेड वैल्यू क्या है आपकी 1.53। हाँ, तो ये 1.53 यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो आप, ये जेड वैल्यू है आपके पास, और आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि यहाँ एरिया कितना आ रहा है इसके अंदर। लेकिन हमने ये भी कहा था कि न सिर्फ ये एरिया फाइंड करेंगे, इसी के बिल्कुल सिमेट्रिकली यहाँ पर -1.53 ये एरिया भी आपको फाइंड करना होगा। यहाँ पर ये दोनों एरियाज फाइंड करके इनको सम करेंगे, वो आपकी पी वैल्यू होगी। इफ आई से दिस वे, z लेस देन इक्वल टू -1.53 प्लस p ग्रेटर देन इक्वल टू 1.53, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो है ये आपको पी वैल्यू देंगी। लेकिन आप गौर करें तो आप इनमें से कोई एक भी फाइंड कर लेते हैं अगर, तो उसको डबल कर दें। जैसे ही आप उसको डबल कर देंगे तो यू विल बी डन। सो आप क्या करें आप, क्योंकि आप इसको, इस केस में ये माइनस मैंने अपनी तरफ से लिया है। आपके पास अगर आप 1.53 को देखें तो ये प्लस में है ना, तो जब प्लस में है तो इसका मतलब ये अपर टेल आपके पास आ रहा है, ये वाला। ये लोअर मैंने अपनी तरफ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाया। अगर आपके पास सिर्फ प्लस में आ गया है तो आप उसी की प्रोबेबिलिटी लेकर बस डबल कर दें। प्लस में आ गया है तो आप ऐसे कर देंगे डायरेक्टली 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर माइनस में आ जाता तो फिर उसी की भी प्रोबेबिलिटी डबल कर देते आप। अब जरा ये चेक करें ये किसके बराबर है प्रोबेबिलिटी, यानी 2 टाइम्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.53। बताएं ये 2 टाइम्स 1 माइनस z लेस देन इक्वल टू 1.53, इसकी, हाँ यस ओके यू कैन आस्क एट द एंड। यस, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.53। टेबल से करें, वैसे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं आपके पास, वहाँ आप ऑनलाइन भी अगर आप जाकर देखें ना कि हाउ टू कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी, तो हाँ वेरी गुड। तो सो द आंसर इज 0.126। सो 0. अच्छा, अब मैं इसकी पूछ रहा था, आपने ये शायद डायरेक्टली बता दिए, इसकी यहाँ पर आपने रखनी है। तो ये आप जब इसको 1 से माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आ जाएगी, यस 0.063, यस ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास। तो ये आपके पास पी वैल्यू है। अब जरा चेक करें, आपकी पी वैल्यू ये है 0.063, और आपकी जो अल्फा है वो है 0.05। अब आपके पास पी वैल्यू भी है, अल्फा भी है। करें कंपेयर जरा, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है या पी वैल्यू ज्यादा है? कंपेयर दीज टू। पी वैल्यू ज्यादा है या अल्फा ज्यादा है? अस्सलाम वालेकुम। कौन? यस, पी इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक है पी ज्यादा है। तो हमने प्रीवियसली क्या कहा था, पी को कम होना चाहिए अल्फा से, हाँ, फॉर रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस। फॉर रिजेक्शन हमने कहा था कि आपकी जो पी वैल्यू है वो कम होनी चाहिए अल्फा से, लेकिन ज्यादा आ गई है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि वी कांट रिजेक्ट, वी कैन नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एच नॉट, यानी हम एच नॉट को नहीं जो है वो रिजेक्ट कर सकते। इसका दूसरा मतलब है कि नो नीड टू टेक एनी एक्शन, या आप कह सकते हैं कि
allow the process टू कंटिन्यू, यानी आपका जो प्रोसेस है उनको चलने दें, जो बॉल बनाए जा रहे हैं। ये 1 मिनट के अंदर मीटिंग रिन्यू हो जाती है, तो मैं आपको दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर हम उसमें जो है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स दी फॉर द सेम प्रॉब्लम वी विल डिस्कस नाउ क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। Okay, so in a minute we are going to meet again.